माता के मित्रों, आज बात करते हैं जन्म में करण का फल। हो सकता है आप बहुत से इंसानों ने पहली बार सुना होगा करण। पहले के पाठों में मैंने दिया भी है, योग का, तिथियों का, सबका अपना महत्व है जन्म पत्री की विवेचना करते समय। और आज के 30-40 साल पहले जब हम लोग जन्म पत्री दिखाने जाते थे तो उस समय के जो ज्योतिषी थे या पंडित थे या ज्ञानी थे, उन सबको ये सब चीज़ का बहुत ज्ञान था और शुरू में यही सब चीज़ें वो लोग देखते थे। आज जैसा कि इस चैनल में भी मैंने भावों के बारे में, ग्रहों के बारे में, गोचर के बारे में और अष्टक वर्ग के बारे में पाठ पोस्ट किए हुए हैं, आप उनको जाके सुने। जन्मपत्री देखने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत है और किस तरह से हम लोग उसका कथन कर सकते हैं, उसके बारे में मेरा कोशिश यही है कि जो किताबों में लिखा है या जो हम लोगों के ऋषि मुनि हम लोगों को देखे गए, वो वैसा का वैसा आप लोगों को मिले और उसी के अनुसार फिर आप लोग अभ्यास में उसको किस तरह से समझे, किस तरह से लगाए। बीच बीच में अभ्यास कुंडली भी मेरी दी हुई है, आगे भी देंगे। लेकिन पहले सब चीज़ों का जब पता चल जाता है, उसके बाद में अगर हम लोग उसका प्रिडिक्शन करें, खासकर अपनी खुद की कुंडली पे, परिवार की कुंडली पे, तो मैं ये नहीं बोलता कि कोई प्रकांड विद्वान हो जाएगा। नहीं, प्रकांड विद्वान या बहुत अच्छा नॉलेज या कम नॉलेज या बेसिक नॉलेज, कितना क्या होगा ये हम लोगों के खुद के दिमाग के ऊपर डिपेंड है कि हम इस साइंस में हम लोग कितना ज़्यादा डीप जा सकते हैं। क्योंकि ग्रहों का फल जन्मपत्रियों के भावों पे, दृष्टियों पे, वरक कुंडलियों पे, ये सब पे डिपेंड करता है कि हम लोग उसको समझते किस तरह से हैं, किसी भी भाव को, किसी भी ग्रह को। उसी में मैं ज़्यादा उसकी बात करने अगर हम लोग लग जाएंगे तो शायद हो सकता है वीडियो बहुत लंबा हो जाए। तो मैं जो पाठ से कनेक्टेड जो चीज़ है उसी के बारे में बात करते हैं। बाकी बहुत सी चीज़ों के लिए, बहुत से, जब ग्रहों की बात कर रहे थे उस समय ग्रहों के बारे में भी बताया गया था। जब गोचर की बात कर रहे थे, कौन सा ग्रह का गोचर कहाँ पे शुभ होता है, कहाँ पे अशुभ होता है, कहाँ वेद होता है, वो सब भी मेरा बताया हुआ है इसी चैनल में। अष्टक वर्ग के बारे में भी कि कैसे देखते हैं और कहाँ कहाँ से अंक मिलते हैं, उन अंकों का अपना महत्व है, उसके बारे में भी पाठ पोस्ट किए हुए हैं। तो आप फर्स्ट टाइम अगर कोई जुड़ता है या देखता है, अगर नॉलेज लेना है तो फिर अच्छे से लीजिए। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये बेसिक नॉलेज है। उसका कारण यही है कि बेसिक को एडवांस में कन्वर्ट करना हम लोगों के खुद के ऊपर डिपेंड है कि हम लोग उसको किस तरह से समझ रहे हैं। और केवल चैनल ही नहीं सुने आप, मैं ये नहीं बोलता आप मेरा ही चैनल सुने, नहीं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो जो भी अच्छे चैनल इसके बारे में बता रहे हैं वो सबको सुने, अगर आपके पास समय है तो। और किताबों का भी अध्ययन करें, खुद मनन भी करें, अभ्यास भी करें, तब जाके कुछ दिमाग में सेट होगा। अब जन्म जब जातक का होता है उस समय हम लोगों को आजकल के समय में तारीख वार समय से हम लोग आराम से उसमें जाके सॉफ्टवेयर में जाके और अपनी जन्मपत्री निकाल लेते और डायरेक्ट चले जाते हैं ग्रह के ऊपर, भाव के ऊपर, राशि के ऊपर, महादशा दशा के ऊपर, वरक कुंडलियों पे। शुरू की जो चीज़ें हैं जैसे तिथि का भी अपना फल है, महत्व है उसका भी,
उसके बारे में भी मेरा पाठ पोस्ट किया हुआ है। उसके बाद में योग है, 27 योग रहते हैं, उनका अपना महत्व है। नक्षत्रों के बारे में तो मैंने सब नक्षत्रों का पर्टिकुलर एक एक नक्षत्र का पूरा पूरा पाठ एक एक वीडियो के द्वारा दिया हुआ है। और उसके बाद में अभी मैंने चालू कर रखा है, और कृतिका तक मैं दे भी चुका हूँ कि प्रत्येक चरण में कौन से ग्रह का स्वामित्व होता है और कौन से ग्रह की दृष्टि वहाँ पे बैठे हुए ग्रह की पड़ती है उसके ऊपर, तो क्या फल हो सकता है, वो भी पाठ चालू कर रखे हैं। नक्षत्रों के बारे में तो मैंने बहुत अच्छा से प्रिडिक्शन करने के लिए बता रहा हूँ, जनरली बीच बीच में दूसरे पाठ भी दे रहा हूँ। मेरा मोटिव यही है कि जो भी ज्ञान ईश्वर ने या गुरुओं ने दिया है वो आप लोगों तक पहुँचे, वो बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई इस तरह का एडवर्टाइजमेंट किए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। एक नॉर्मल शब्द जो हम लोग रोज़मर्रा की भाषा में बोलते हैं उसी तरह से मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में सेट हो सके। कोई भी इस तरह की भाषा या इस तरह के शब्द जो समझ में ही नहीं आते हो, बाद में कमेंट करके पूछना पड़े इसका मतलब क्या होता है, तो वैसा मैं कुछ भी यूज नहीं करना चाहता। न मैं उस तरह की कोई मेरी नॉर्मल लाइफ है। जो भी बोलो अच्छे से बोलो, सामने वाले को समझ में आया उसी भाषा में बोलो। अगर आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज है तो आप उस नॉलेज को इस तरह से कन्वर्ट करो भाषा में कि एक नॉर्मल मनुष्य को भी वो चीज़ उसके दिमाग में सेट हो सके। मोटिव क्या है? मोटिव तो इतना ही है ना कि हम लोगों का जो सनातन धर्म का जो ज्ञान है, जो वेदों का अंग है, वो आम आदमी तक आसानी से पहुँचे। कम से कम परिवार में, मैं तो बोलता हूँ सबको थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि हम लोगों को कोई दूसरा भ्रमित नहीं कर सके। फालतू के आडंबर दिखा के हम लोग उसमें फंसे नहीं, न अपने धन का व्यय करें, न अपने समय का दुरुपयोग हो, और न फालतू में हम लोगों को भ्रमित करने की वजह से जो काम बाद में हो जाते हैं कि किसी ने बता दिया आपका ये समय खराब आने वाला है। जो कि मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं पर्सनल मैसेंजर पे कि कोई फलाने ज्योतिष ने बता दिया, हाँ गुरुजी आप मेरे को बताओ कि मेरी उम्र नहीं है क्या। ये बहुत ही गलत चीज़ है। कोई भी इतना ज्ञानी नहीं है इस संसार में कि आपकी उम्र प्रिडिक्ट कर सके। ज्योतिष करता है, कर सकता है, लेकिन क्या आप उन ऋषियों के, उन महा ब्रह्मज्ञानी जो ऋषि थे, जो धरती पे बैठ के नक्षत्रों का उस समय में जो गति था उसको वो लोग बता देते थे, श्लोकों के द्वारा हम लोगों को पता चला है, क्या उतना ज्ञान है हम लोगों को? मैं तो बोलता हूँ नहीं है। अगर कोई बोलता है तो है, होगा, भारत में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन मेरे को नहीं है। मेरे गुरु को भी इतना नहीं था कि वो ये बता सके कि आपकी इतनी उम्र है। और ज्योतिष में साफ साफ बताया गया है कि आप किसी की उम्र के बारे में प्रेडिक्ट मत करो, क्योंकि आप भगवान नहीं हो। आप संशय हो सकता है, आपको ये हो सकता है कि इस समय में आपके साथ कोई कुछ गड़बड़ हो सकती है, वो भी नहीं बतानी चाहिए। आप डायरेक्ट उसका बचाव का अगर कोई साधन है, कोई तरीका है बचाव का, तो वो बताना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि एक थोड़ा नॉर्मल थिंकिंग का आदमी क्या सोचता है कि किसी ने बता दिया तेरा इस दिन या इस पीरियड में ऐसा कुछ हो सकता है या होगा, तो फिर रात दिन उसके दिमाग में वही चीज़ घूमती रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी सोच, उसकी थिंकिंग, उसका समय पूरी तरह उसी चिंतन में जा रहा है। तो उसके भाग्य में वो चीज़ नहीं है, लेकिन उसके चिंतन की वजह से वो चीज़ उसके भाग्य में आ गई। उसका दोष किसको लगा? अगर उसके चिंतन की वजह से वो काम उसके साथ हो जाता है तो बताने वाले को दोष नहीं लगेगा क्या? ये मेरी अपनी प्रिडिक्शन है, मेरा अपना बताने का या प्रिडिक्ट करने का तरीका है। खासकर मैं नहीं बताता, और मेरी नज़र भी कम ही जाती है। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ग्रह अगर आपको खराब फल दे रहा है तो उसके साथ बचाव कैसे। 2-3 तरीके हैं। या तो आप उसके उपाय करो, मंत्र जाप वगैरह है, या आप उससे कनेक्टेड कोई सामने वाला कोई ऐसा ग्रह
उसके पावर को बढ़ाओ जिसकी वजह से उसका पावर कम हो जाए। तो ऐसे ही कुछ तरीके हैं, आप वो बता सकते हो डायरेक्ट कि आप ऐसा करो तो आपका ये समय थोड़ा ठीक से निकल जाएगा, बस हो गया। अब वो करने वाले के ऊपर डिपेंड है वो करता है या नहीं करता है। तो चलिए, जन्म में करण का फल जानते हैं हम लोग। करण जैसे 11 करण है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ करण कहाँ होता है जन्म पत्री में, जातक के जन्म के समय में कौन सा करण कैसे आता है। एक नॉर्मल है, आप पंचांग खोलिए, ये पंचांग मैंने आपके सामने रखा है, ये देखिए यहाँ पे करण लिखा है। ये तिथि के हिसाब से एक तिथि में दो दो करण आते हैं। एक फर्स्ट आएगा, जैसे इसमें लिखा है करण, पहला करण प्रथमी तिथि है बालव, तो दूसरा करण जो पूर्वार्ध में बालव आ गया और उत्तरार्ध में कोलव आ गया। वैसे ही तेतिल गर, ऐसे करण एक तिथि में दो दो चलते रहते हैं, लेकिन उसमें भी भेद है। उसको भी आप, ये सब अभी जो भेद वाला जो बात बता रहा हूँ वो उस समय आपको काम आएगा जब आप कोई मुहूर्त वगैरह देखेंगे या फिर कोई प्रश्न कुंडली होगी। ये जन्मपत्री का विषय नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, करण का जब बात बता रहा हूँ तो उसके साथ बता रहा हूँ कि आपको इसमें 7 जो है, कौन कौन से, बौ, बालव, कोल्लव, तेतिल, गर और वणिज और विष्टि, ये 7 जो करण है यहाँ तक ये चलते हैं। मतलब ये तिथि के साथ चलते रहते हैं। लेकिन ये जो 4 करण है, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुग्न, ये चारों स्थिर है। अब स्थिर है वो तिथियों के हिसाब से, जैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के उत्तरार्ध में, मतलब जब खत्म हो दूसरा जो पार्ट आएगा चतुर्दशी का, उसके उत्तरार्ध में शकुनी होगा। अमावस्या के पूर्वार्ध में, अमावस्या का शुरू होते ही पूर्वार्ध में नाग होगा और उत्तरार्ध में चतुष्पद होगा। और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मतलब प्रथमी के पूर्वार्ध में किस्तुगन होगा। ये तिथियों के हिसाब से ये फिक्स है 4, और बाकी ये सीरियली तिथि के डेली चलते रहते हैं। तो अब इनका फल क्या होता है? मान लीजिए किसी का बौ करण में बच्चे का जन्म हुआ है, तो उसमें यवनेश्वर महाराज ने कहा है कि बौ करण में उदार होता है आदमी, मतलब मन का वो उदार होता है, सेनापति या राजा होता है। मतलब सेनापति या राजा आज के समय में तो वैसा नहीं है, लेकिन उसके समकक्ष, मतलब वो नेता भी हो सकता है, कोई मंत्री भी हो सकता है, कोई IAS IPS, लेकिन वो अपनी, आप हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि अपनी फैमिली में, वो अपने समाज में या गांव में या शहर में या फिर स्टेट या देश में एक अच्छी क्वालिटी का या अच्छे मतलब प्रभुत्व वाला आदमी, बाकी ग्रह अगर सपोर्ट करे तो वो आगे तक पहुंच सकता है, नहीं करे तो हो सकता है वो पंच सरपंच तक ही जाए, या समाज में एक सम्मानित आदमी, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन कुछ काम की अधिकता ऐसे जातकों में रहती है। बालव में, बालव करण जो है उसमें सुधीर, सुंदर, त्यागी, थोड़ा बचपना होता है ऐसे जातकों में। कुछ मतलब हंसी मजाक करने वाला या बचकाने काम भी बोल सकते हैं, मतलब इनका बचपना नहीं जाता है। बूढ़े हो जाएंगे फिर भी हंसी मजाक करना, बच्चों के साथ हंसी मजाक करना, बचपने की बातें करना, मतलब ज्ञान की बातें करते करते बच्चों के साथ भी मिक्सअप, मतलब सबके साथ मिक्सअप होने का कोशिश करते हैं ऐसे जातक। कोलव आनंद बढ़ाने वाला और थोड़ा गुमसुम रहता है ऐसा आदमी, थोड़ा कम बोलता है, इतना ज़्यादा नहीं बोलता है। कुछ कुछ अपने दिमाग में एनी टाइम इनका दिमाग में कुछ न कुछ थिंकिंग या विचार चलते रहते हैं, और कोई भी काम करने के समय में मतलब कम बोलेंगे, काम में लगे रहेंगे। अब बाद में अगर इनको पता चला कि ये मैंने गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे को, तो फिर वो दिमाग में इतना नहीं रखेंगे, बोलो जो कर दिया कर दिया, हो गया जो हो गया, अब आगे सोचो। इस तरह से, इस तरह का आचरण ऐसे जातकों का हो सकता है। तेतिल करण में
हर कार्य में ऐसा जातक सफलता पाता है और सत्य का साथ देता है, प्रतापी, तपस्वी होता है और शूरवीर भी होता है ऐसा जातक। घर करण अगर हो तो मंत्रवेता, नीति कुशल, चतुर, दुर्बल, कुछ ज्यादा बोलने वाला, चंचल और युद्ध कला में या युद्ध कला प्रिय होता है। वाणिज्य, व्यापारी, व्यापार में कुशल और व्यापार से जीविका चलाने वाला। विष्टि, क्रूर और साहसी, प्रचंड स्वभाव और सब कामों में समर्थ होता है। विष्टि, ये विष्टि जो करण है वो अगर तिथियों के हिसाब से आप लेंगे कि जब भी विष्टिकरण आता है तब वो भद्रा कन्फर्म है। ये तिथियों का ज्ञान में, जब मुहूर्त ज्ञान में शायद मैंने बताया होगा पक्का ही, तो विष्टिकरण जब होगा उस दिन भद्रा पक्का होगा, कन्फर्म होगा। ये भद्रा होता ही है विष्टिकरण में। विष्टि खासकर भद्रा के लिए ही बताया गया है। तो भद्रा काल में अगर जातक का जन्म होता है तो आप सोचिए कितना बुरा बताते हैं। हम लोग पंडित जी को भी पूछते हो, नहीं इसका तो भद्रा में जन्म हो गया, इसका तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे गंडमूल में, गंडमूल के बारे में भी मेरा वीडियो पोस्ट किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। उस पीरियड से निकल के, मतलब क्या होता है, जन्मपत्री देखने का एक नियम है कि 10-12 साल तक उसका एक पीरियड होता है बच्चे का, उसमें शुभ अशुभ का चक्कर रहता है। लेकिन वो 20-25 साल तक ग्रो हो गया बच्चा, उसके बाद में उसका इफेक्ट जो है उसको बहुत अच्छा मिलता है। जैसे इसमें भी बताया है, साहसी होता है, सब कामों में समर्थ होता है। तो ऐसा कुछ इसका विष्टि का फल होता है। उसके बाद में शकुनी, सदा परिश्रम करने वाला, शांत, महाबुद्धिमान और शकुन शास्त्र का जानकार हो सकता है ऐसा आदमी। शकुन शास्त्र मतलब जैसे हम लोगों को सुबह उठने से हम लोगों को कोई पक्षी का शकुन मिलता है, या किसी आपको जानवर का शकुन मिलता है, या किसी आदमी का भी शकुन बोला जाता है कि भाई कोई तिलकधारी आदमी आपको मिल गया तो वो अच्छा है। कोई मंजन करते समय आदमी अगर सुबह सुबह आपको कहीं जाते समय मिल गया तो वो गलत है। या सामने से कोई तिलक लगाए हुए, आप पानी लिए हुए आदमी आ गया तो वो आपके लिए अच्छा है। तो ऐसा कुछ शकुन शास्त्र का ऐसा आदमी जानकार हो सकता है। उसके बाद में चतुष्पद, कृषि से संबंधित व्यापार करने वाला, सदा परिश्रमी और थकावट से रहित, आलस विहीन और धैर्यशाली होता है चतुष्पद में। नाग, अनेक धातुओं का विशेषज्ञ, कई सब तरह की धातुओं का या अनेक धातुओं का विशेषज्ञ, अपने कर्म में कुशल और हाथी तक को पालने वाला ऐसा जातक हो सकता है। मतलब नाग, हाथी, जो भी इस टाइप के जो जीव है उनको पालने में ऐसा जातक समर्थ होता है। मतलब इसकी बातें ये सब जानवर मानते हैं। किस्तुगन, लास्ट का 11, थोड़ा धार्मिक, थोड़ा पापी, थोड़ा रोगी। मतलब इसमें हर चीज के लिए थोड़ा थोड़ा बताया गया है। सब चीजों में संपूर्ण वैसे भी नहीं होता है कोई इंसान। ये सब चीजों का फल जब हम लोग जन्मपत्री के साथ, जो ग्रहों के साथ जब मैच करेंगे, तब हम लोगों को एक्चुअल इफेक्ट निकल के आता है कि आपका कोई लगन है या चंद्र राशि है, उसके हिसाब से तिथि को भी आपने देखा, करण को भी देखा, योग को भी देखा। ये सब चीज़ों का इफेक्ट अलग से नोट करके और साथ में फिर उसको मिक्सअप करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ का अकेला का संपूर्ण फल कभी नहीं आता है। लेकिन बचपन में ये सब चीज़ों का इफेक्ट बहुत अच्छा होता है कि बचपन इंसान का कैसे बीतेगा, कैसे संस्कार हम लोगों को देने चाहिए। कि किसी का तिथि में गलत बताया या करण में या योग में कुछ गलत बताया तो उसका जो उपाय है वो बाद में करने का ज़रूरत नहीं है, बचपन में ही हो जाता है। आपको शायद पता हो या नहीं हो, मेरे को पता नहीं है, मेरे को है। क्योंकि जब बचपन में हम लोग बोलते हैं ना, वार से पैदा हो गया या गंडमूल नक्षत्र में हो गया या इस तिथि में पैदा हो गया, तो इस तरह का करना चाहिए। तो उसी समय वो जो ज्ञानी है वो बोल देते थे कि ये बच्चे से ये काम करवाओ, से जानवरों को चारा खिलवाओ, हमेशा सुबह उठते ही माता पिता का चरण छुआओ, या कोई साधु संत का सेवा इससे करवाओ। तो इस तरह का काम करवाने से उसका क्या है, वो जो डेवलपमेंट है उसी संस्कारों से युक्त होता है।
तो वो जो इफेक्ट बच्चे को मिलना चाहिए वो फिर नहीं मिलता है। आजकल की हम लोगों की सोसाइटी वो सब चीज़ भूल गई, क्योंकि 3-4 साल का बच्चा होते ही तो KG 1G 2G 3G उसमें चालू हो जाता है। तो वो सब संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, और बाद में जब जाके बहुत ज़्यादा तकलीफ में आते हैं तो फिर उनका उपाय मुश्किल है। तो ऐसी बहुत सी बातें जो हम लोग भूल चुके हैं, और करने जाएं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। उस तरह का माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। आपको खुद को उसके हिसाब से अपने घर का माहौल सेट करना पड़ेगा कि आप खुद बच्चों के सामने कैसा एग्जाम्पल सेट करते हैं। कि बच्चे हमेशा, उनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, बहुत जल्दी सीखते हैं। बचपन में जितना जल्दी आदमी सीखता है, इंसान सीखता है, उतना जल्दी वो बड़ा होने के बाद में नहीं सीखता। उसके सामने जो एग्जाम्पल माँ बाप का हो या परिवार का हो, जैसा सेटिंग वो देखता है परिवार में संस्कारों का, उसी के अनुरूप वो ढलता है। और बचपन के संस्कार, बचपन में दिए हुए ज्ञान या मिले हुए ज्ञान को वो पूरा जिंदगी नहीं भूलता है। कारणवश वो गलत हो जाए, कुछ और हो जाए, फिर भी वो ज्ञान वो कभी नहीं भूलेगा। फिर वापस आने का चांस रहता है, फिर अपना वो सोसाइटी में वापस उसको अपना जीवन को सेट कर सकता है। तो जय माता की मित्रों, आशा है आपको समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई दिक्कत है, कोई बात है, आप आराम से कमेंट मारिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। बाकी कोई बात है तो वो चीज़ बताना, बिना पाठ से संबंधित, बिना कोई बात का, उसके लिए फिर कोई संबंधित वीडियो में बताएं तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। आशा है मेरा बात को समझेंगे आप। जय माता।